छात्रों नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सामुदायिक अंतःक्रिया चैप्टर जो है प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आपको जैविक समुदाय की स्टोन प्रजातियाँ, की स्टोन प्रजाति का सूक्ष्म जलवायु पर प्रभाव, की स्टोन सूक्ष्म जीवियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पारिस्थितिकीय उत्पादकता, इनके बारे में जानकारी दी थी। और पारिस्थितिकीय उत्पादकता में हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है उत्पादकता अधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर निरंतर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कम होती चली जाती है। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थों की गति। पोषक पदार्थों की गति, ठीक है। क्या होती है पोषक पदार्थों की गति? तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके अनुसार कोई भी पदार्थ अजीवीय घटकों से जीवीय घटकों में और फिर जीवीय घटकों से अजीवीय घटकों में पहुंच जाते हैं। और इसी जो जीवीय से अजीवी और अजीवी से जीवीय घटकों में पहुंचने का जो सिस्टम रहता है, इसे ऊर्जा का पदार्थों का चक्रीकरण कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा तथा पदार्थों का चक्रीकरण। और ये ऊर्जा तथा पदार्थों का चक्रीकरण होता कैसे है कि पदार्थ अजीवी से जैवीय में और फिर जीवीय से अजीवीय घटकों में बदलते रहते हैं, ठीक है। और जीव मंडल में, जो भी हमारा जीव मंडल है, में पोषक तत्वों के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। हम जीव मंडल में जो पोषक पदार्थ हैं वो दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जीव मंडल में पोषक पदार्थों के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से दो स्रोत होते हैं? नंबर एक, पहला स्रोत होता है स्थल मंडलीय स्रोत। स्थल मंडलीय स्रोत, ठीक है। और दूसरा स्रोत होता है वायुमंडल स्रोत। दूसरा स्रोत होता है वायुमंडलीय स्रोत, ठीक है। दो तरह के स्रोत होते हैं, ठीक है। अब जीवमंडलीय स्रोत की बात अगर हम करें तो जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी संचित होने वाले पोषक तत्व हैं, इनको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं जिनमें इन तत्वों को विभक्त किया गया है? तो पहला है वृहद स्तरीय तत्व। वृहद स्तरीय तत्व, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृहद स्तरीय मतलब बड़े मात्रा में जिनका उपयोग किया जाता हो या जिनकी अधिक मात्रा में उपयोगिता हो, ऐसे तत्वों को कहा जाता है वृहद स्तरीय तत्व। तो इसके अंतर्गत जो है CHO सम्मिलित हैं। CHO को मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व जो हैं वृहद स्तरीय तत्व के अंतर्गत सम्मिलित हैं जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में। अब इन तत्वों का काम क्या है? बृहद स्तरीय तत्वों का,
तो ये तत्व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक हैं। ये तत्व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक हैं। ठीक है। दूसरा काम इनका है, जीवों में चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक हैं। क्या है? जीवों में चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक हैं। ठीक। दूसरे हैं आपके गौण तत्व। कौन से तत्व हैं? गौण तत्व। क्या हैं गौण तत्व? देखें, गौण तत्व, ठीक है, मतलब जिनकी आवश्यकता दूसरे स्थान पर हो। तो इसके अंतर्गत जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, गंधक को सम्मिलित किया जाता है। अब इसके बाद तीसरे तत्व आते हैं आपके सूक्ष्म तत्व। कौन से तत्व हैं? सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म तत्वों में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है लोहा यानी कि आयरन, तांबा, जस्ता, बोरान, ठीक है, और क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो बृहद स्तरीय तत्व हैं उनमें केवल 3 तत्व सम्मिलित हैं, CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो गौण तत्व हैं उनमें सम्मिलित है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। और जो सूक्ष्म तत्व हैं उनमें सम्मिलित हैं लोहा, तांबा, जस्ता, बोरॉन, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, इसके बाद जो आपका जीवमंडल है, तो जीवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र में संचरण में जो भाग लेते हैं, संचरण में जो भाग लेने वाले जैविक और अजैविक तत्व हैं उनको भी 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, किनको? पारिस्थितिक तंत्र में संचरण में भाग लेने वाले, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली, तो इनको भी 3 प्रवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी? तो पहली प्रवस्था है वायुमंडलीय प्रावस्था। वायुमंडलीय प्रावस्था, ठीक है। क्या है वायुमंडलीय प्रावस्था? तो इसके अंतर्गत जो है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और आपके कार्बन तथा नाइट्रोजन को सम्मिलित किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका आता है अवसादीय प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? अवसादीय प्रावस्था। तो इसके अंतर्गत जो है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा गंधक को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तीसरी प्रावस्था आती है आपकी जैविक प्रावस्था। जैविक प्रावस्था, इस जैविक प्रावस्था में पौधों तथा जंतुओं के जैविक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। पौधों तथा जंतुओं के जैविक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक। अब जब इन प्रावस्थाओं से गुजरे तो आता है अपने पृथ्वी पर भूजैव रसायन चक्र। कौन आता है? भूजैव रसायन चक्र। तो बात करेंगे हम लोग भूजैव रसायन चक्र की। क्या है भूजैव रसायन चक्र? सबसे पहले तो ये है कि ये वृहद स्तरीय चक्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े चक्र होते हैं। वृहद स्तरीय का मतलब बहुत बड़े स्तर पर चलने वाले चक्र हैं, जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है तथा अंत में पुनः ये अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। क्या होते हैं भूजैव रसायन चक्र? कि बृहद स्तरीय है, इनके द्वारा क्या होता है? अजैविक तत्वों का किससे? जैविक प्रावस्था से होकर जैविक प्रावस्था से होकर, ठीक है, गमन होता है तथा फिर क्या होगा? अंत में ये तत्व पुनः, अंत में ये तत्व पुनः मतलब दोबारा अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है भूजैव रसायन चक्र। ठीक है। और सभी जीव में, जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनको मुख्य रूप से 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि 4 तरह के जैव रसायन चक्र जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? वो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, आपके नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन।
अब जब ये तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं तो इतने ही जैव रसायन चक्रों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। और पौधे जो है इन तत्वों को अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें जैविक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को पौधों ने ग्रहण किया और उनको जो है जैविक तत्वों में बदल देते हैं। ठीक है। अब जो जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसमें पोषक तत्वों का जो संचरण है वो कई नियमों के द्वारा होता है। 4 नियम दिए गए हैं। 4 नियम मुख्य रूप से इसके लिए मान्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के संचरण का जो संचरण है वो 4 नियमों की सहायता से होता है। पहला नियम क्या है संचरित होने का, कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खनिज पोषक तत्वों की कुल मात्रा पारिस्थितिक तंत्र में खनिज पोषक तत्वों के आगमन तथा पारिस्थितिक तंत्र से पोषक तत्वों के बहिर्गमन की दर पर आधारित होती है। पहला नियम क्या है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, खनिज पोषक तत्वों की कुल मात्रा, जो खनिज पोषक तत्व हैं उसके अंदर उसकी जो कुल मात्रा है वो पारिस्थितिक तंत्र में खनिज पोषक तत्वों के आगमन तथा पारिस्थितिक तंत्र से पोषक तत्वों के बहिर्गमन की दर पर आधारित होती है। कितना आ रहा और कितना जा रहा है। दूसरा नियम है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित बायोमास, पर्ण समूह मतलब पत्तों का समूह तथा मृदा संघटकों में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो उन घटकों से पोषक तत्वों के स्थानांतरण की दर के प्रतिफल होते हैं। क्या है दूसरा नियम? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित बायोमास, पर्ण समूह तथा मृदा संघटकों में पोषक तत्वों की मात्रा उन संघटकों से पोषक तत्वों के स्थानांतरण की दर का प्रतिफल होता है। तीसरा नियम क्या है संचरित होने का, कि रासायनिक तत्वों के कुछ चक्रों का क्रियान्वयन सतत मतलब लगातार तथा समान रूप से होता है, जबकि कुछ चक्रों का जो क्रियान्वयन है वो खंडकालिक होता है। मतलब कुछ चक्र तो जो है वो सतत लगातार समान रूप से चलते रहते हैं, लेकिन कुछ चक्र ऐसे होते हैं जो खंडकालिक होते हैं, रुकेंगे फिर चलेंगे, रुकेंगे फिर चलेंगे आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, रुकते जाएंगे चलते जाएंगे, खंडकालिक होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे चक्र जो हैं कभी कभी क्रियाशील होते हैं, पुनः स्थगित हो जाते हैं तथा पुनः अचानक सक्रिय हो जाते हैं। चौथा नियम है संचरित होने का, कि समय के साथ पारिस्थितिक तंत्र की समस्थिति की ओर अग्रसर होता है। समय के साथ जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है समस्थिति मतलब समान स्थिति की ओर चलने लगता है। ऐसी जब दशा आ जाती है तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तथा प्रत्येक संघटक के अंतर्गत पोषक तत्वों की मात्रा समान होती है। मतलब जब पारिस्थितिक तंत्र समस्थिति की ओर जाने लगता है तो उसके अंदर या उसके अंतर्गत जो भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो समान होने लगती है। इस प्रकार से इन 4 नियमों की सहायता से जीवमंडलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें पोषक तत्वों का संचरण होता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कुछ जैव रासायनिक चक्रों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन चक्र की। किसकी बात करेंगे? कार्बन चक्र की। कार्बन चक्र ध्यान से पढ़ेंगे, कार्बन चक्र को, इंपॉर्टेंट है। तो जब सबसे पहले कार्बन चक्र की बात कर रहे हैं तो कुछ कार्बन की हम जानकारी ले लें। तो कार्बन का जो संकेत होता है वो होता है C। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है
वो होता है 6 और परमाणु भार जो है वो होता है 12। ठीक है, ये तो इसका रासायनिक संगठन है। तो जीवधारी जो है पृथ्वी पर, उनमें कितने परसेंट कार्बन से बना होता है? तो जीवधारियों के शुष्क भार का, जीवधारियों के शुष्क भार का, ठीक है, 49% भार कार्बन से बना होता है। ठीक है, मतलब जो भी जीवधारी हैं उनका जो शुष्क भार है उसका 49% जो है वो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ठीक है, अगली बात करें तो भूमंडलीय कार्बन की मात्रा का लगभग 71% भाग जो है समुद्र में विलेय के रूप में उपस्थित होता है। भूमंडलीय, ठीक है, कार्बन की मात्रा का लगभग कार्बन की मात्रा का लगभग, ठीक है, 71% भाग जो है समुद्र है में विलेय के रूप में उपस्थित है। ठीक, अगली बात करें तो समुद्रीय कार्बन भंडार जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन करता है। मतलब जो समुद्रीय जल है उसमें जो कार्बन का भंडार है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन करता है। समुद्रीय कार्बन भंडार वायुमंडल में किसमें? वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन करता है। मतलब जो समुद्र में मात्रा उपस्थित है वो किसका नियमन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। ठीक है, अब कार्बन चक्र जो है वो वायुमंडल, समुद्र, जीवित एवं मृतोपजीवी के द्वारा संपन्न होता है। किस किस के द्वारा? कार्बन चक्र ठीक है, वायुमंडल, समुद्र, कोमा जीवित एवं मृतोपजीवी ठीक है, जीवित एवं मृतोपजीवी के द्वारा संपन्न होता है। ठीक, अगली बात करें तो जैव मंडल में जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में कितने कार्बन की मात्रा को उपयोग में लाता है, या हम ये कहें कितनी मात्रा का स्थिरीकरण कर देता है। तो जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
कितनी मात्रा? 4 × 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है। कार्बन का स्थिरीकरण प्रति वर्ष होता है। ठीक। अगली बात करें तो कार्बन जीवधारियों के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन जीवधारियों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम परिचित हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि बॉन्ड में जो कार्बन उपस्थित है किसके रूप में है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। ठीक है। अब कार्बन का जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है शरीर में? तो कार्बन का स्थानांतरण जो है वो आहार श्रृंखला के द्वारा होता है। कार्बन का स्थानांतरण आहार श्रृंखला के द्वारा होता है। ठीक है। अब जो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रमुख स्रोत जो वायुमंडल है, जबकि जैव कार्बन का जो प्रमुख स्रोत है वो समुद्र होता है। ध्यान रखेंगे गैसीय, ठीक है, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत वायुमंडल है, जबकि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत हमें कहां से मिल रहा है? वायुमंडल से। जबकि जैव कार्बन का प्रमुख स्रोत, जैव कार्बन का प्रमुख स्रोत समुद्र है। ठीक है। अगली बात करें तो जैव मंडल में कार्बन चक्र जो है कई चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है। जब जैव मंडल में कार्बन चक्र चलता है तो ये कई चक्रों में पूर्ण होता है। कौन कौन से चक्र हैं देखते हैं हम लोग। जैव मंडल में कार्बन चक्र जैव मंडल में कार्बन चक्र कई चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से चरण हैं? तो पहला चरण देखें, हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और आहार श्रृंखला के माध्यम से कार्बन जंतुओं में पहुंचती है। आहार माध्यम के श्रृंखला से क्या होता है? पहले स्टेप में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं
का निर्माण करते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया तो आहार श्रृंखला के माध्यम से कार्बन का स्थानांतरण होता है। पहला चरण। दूसरा चरण क्या है? दूसरे चरण में सभी जीव, जितने भी जीव हैं, वो श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। सभी जीव श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? जीवों में मृत्यु के पश्चात उनमें विघटन होने लगता है। जब शरीर मर जाता है तो उनमें विघटन होने लगता है, और विघटन के फलस्वरूप उनमें जो कार्बन विद्यमान है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में चली जाती है। यानी कि जीवों में मृत्यु के पश्चात जब मर गया व्यक्ति, ठीक है, उनमें विद्यमान मतलब उपस्थित उनमें विद्यमान कार्बन का विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में मिल जाता है। ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा चक्र क्या कहेगा आगे? अनेक पौधे जो हैं कालांतर में जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। क्या होता है? कालांतर में, यानी कि समय बीतने के साथ साथ में अनेक पौधे जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये जीवाश्म में परिवर्तित हो जाएंगे तो ईंधन बनेगा। तो इस ईंधन का प्रयोग मनुष्य करता है। ईंधन का प्रयोग मनुष्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। इन चार चरणों से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, यानी कि जो कार्बन चक्र है, वो प्रारंभ होता है और चलता है। लेकिन अगर हम जलाशयों की बात करें, तालाबों की या बड़े बड़े जलाशयों की बात करें, तो इन जलाशयों की जो ऊपरी सतह है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। ठीक है। जो कार्बोनेट्स का निर्माण करती है, और इन कार्बोनेट्स को जलीय पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। और जलीय पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड जलीय खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित हो जाती है। भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड सतह से ली, उससे प्रकाश संश्लेषण किया, और प्रकाश संश्लेषण से जो भी खाद्य पदार्थ बने उनका स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के द्वारा किसमें हो गया? जलीय जीवों में। अब जलीय पौधे तथा जंतु श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो किसमें मिलती रहेगी? जल में मिलती रहेगी। तो जलीय पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हुए अपनी
जो कार्बन का चक्र है वो पूरा करते हैं। कैसे कि उसकी जो सतह है, बड़े जलाशयों की जो सतह है उस पर कार्बन CO2 के रूप में घुली रहती है और कार्बोनेट्स का निर्माण करती है, जिसको जलीय पौधे लेते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उससे कार्बन को किसके भोजन के रूप में जलीय जीवों को पहुंचाते हैं। अब जलीय जीव जो हैं और जो पौधे हैं वो श्वसन की क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे वो जल में घुल जाती है। इस प्रकार और फिर पौधे वही प्रक्रिया करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। इस प्रकार से कार्बन का चक्र जो है पूरा चलता रहता है। अब इस कार्बन के चक्र का हम जरा एक रेखांकित रूप देखते हैं थोड़ा सा, कि हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कहाँ से हुई थी? वातावरण से या वायुमंडल से, ठीक है। और वायुमंडल के बाद ये कहाँ पे आई? हमारे पादपों के पास। तो पादपों ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, यानी कि पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद क्या हुआ? हरे पौधों में कार्बनिक पदार्थ बने। हरे पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तो क्या बनाया? कार्बनिक पदार्थों को। तो हरे पौधों ने कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया। जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ? प्राणियों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया गया। क्या किया गया? प्राणियों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग, यहाँ कार्बन पहुंच गया। अब क्या हुआ? प्राणियों के द्वारा जो है श्वसन क्रिया प्रारंभ की गई, ठीक है। प्राणियों के द्वारा श्वसन क्रिया, प्राणियों के द्वारा श्वसन क्रिया। अब यहाँ से कार्बन आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन बढ़ा। इसके बाद जीव मरा तो मृत प्राणी का अपघटन हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे मृत प्राणी का अपघटन हुआ। ठीक है। अब मृत प्राणी का अपघटन हुआ तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंची, अभी हमने आपको पीछे बताया था। और जब मृत प्राणी हो गया तो यहाँ से विघटन होके जो इसमें कार्बन उपस्थित था वो कहाँ पहुँचा? वायुमंडल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहुँच गया, ठीक है। इस तरह से कार्बन चक्र की एक लेयर तैयार हुई। अब कुछ क्रियाएं और चली। क्या? यहां से पौधे मृत हुए तो मृत पौधों का भी अपघटन होगा। किसका होगा? मृत पौधों का अपघटन। मृत पौधों का भी अपघटन हुआ। इसके बाद अपने यहां कुछ ज्वालामुखी फटे, इनसे कार्बन प्राप्त हुआ। कुछ जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा। जब जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया गया तब भी उसने कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन को छोड़ा। तो यहाँ से जो है आपकी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बन रही है वो सारी की सारी कहाँ? फिर वातावरण में पहुँचती है और ये चक्र को पूर्ण करने का कार्य करती है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, वायुमंडल में, और फिर वही चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे एक और सिस्टम चलता है कि पादपों के द्वारा अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो श्वसन की क्रिया भी तो चल रही है, तो यहाँ से भी जो है थोड़ा बहुत श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुँचती है कार्बन के रूप में, तो पौधों के द्वारा श्वसन इस प्रकार से जो जैविक कार्बन चक्र है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे चलता रहता है और कार्बन की मात्रा की प्रतिपूर्ति में सहभागी बना रहता है। लेकिन वायुमंडल की जो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर जाके विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करती है और विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव का सीधा संबंध है विश्व तापन उत्थान से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, जैसे ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायु की, ये बाहर जाके जो विकिरण ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव का सीधा सीधा संबंध आपके विश्व तापन उत्थान से है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यूएनईपी ने संस्था है यूएनईपी, इसने विश्व पर्यावरण दिवस पर, यानी कि कब, 5 जून 1989, 5 जून 1989 का जो पर्यावरण दिवस था, इस पर यूएनईपी ने एक नारा दिया था, विश्व तापन उत्थान विश्व के लिए चेतावनी। विश्व तापन उत्थान यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो विश्व के लिए एक चेतावनी है, इससे सुरक्षित रहें। तो एक नारा दिया, विश्व तापन उत्थान विश्व के लिए चेतावनी।